चलो इधर बोर्ड भी तो आना चाहिए ना, बोर्ड ही नहीं आएगा पूरा। चलो अब बताओ, कल कोई होमवर्क दिया था? कोई होमवर्क कुछ भी नहीं कहा था पढ़ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका डाउट मैं अभी देखता हूँ। पहले हमने कल पढ़ा क्या क्या था? CRR SLR पढ़ लिया था, एक CRR पढ़ा था, एक SLR पढ़ा था, NDTL पढ़ा था, और कुछ, ये 3 चीजें पढ़ी थी है ना? ठीक है, पंखा लगा दे, ठंड तो नहीं लग रही किसी को? ठीक है, CRR SLR और NDTL, कम भी नहीं होता ना ये। चलो इसके बारे में मैंने क्या बताया था, थोड़ा रिवाइज करते हैं ना वापस से। क्या CRR के बारे में क्या बताया था? ये आपको रिजर्व रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, है ना? और किसके पास डिपॉजिट कराना है? RBI के पास, है ना? ये बात समझ आ गई। SLR के बारे में क्या पता चला था? ये बैंक को अपने पास रखना है ना? लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, है ना? लिक्विड एसेट्स। और क्या रख सकते हो आप इसमें? कैश रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो, कुछ शेयर बॉन्ड रख सकते हो, ठीक है? फिर इन्हीं दोनों की जब बात की थी तो समझने की कोशिश की थी कि भाई CRR और SLR की ज़रूरत क्यों है ना? CRR और SLR की ज़रूरत क्यों है? तो वो ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बीच में बैंक है या फिर कोई NBFC है ना? और यहाँ से कोई डिपॉजिटर है और यहाँ पे कोई बोरोअर है। तो आप जितना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कराओगे, मानो 100 रुपये आपने यहाँ डिपॉजिट कराया, तो आप 100 का 100 यहाँ पर जो है लोन में नहीं दोगे, है ना? क्यों भाई? अचानक से किसी सिचुएशन में जहाँ पर सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ आ जाएं पैसे लेने के लिए, उस सिचुएशन में अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा और उसने सारा ही लोन में दे दिया होगा, तो यहाँ से डिपॉजिटर को पैसा अपना नहीं मिलेगा, है ना? टाइम में, समय रहते। तो बैंक के पास कुछ क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए, है ना? रिजर्व किससे लड़ने के लिए? बैंक रन की सिचुएशन, है ना? एक छोटा सा वर्ड है बैंक रन, हर जगह बैंक रन लिखा होगा, बैंक रन से बचने के लिए। तो 2 टाइप के रिजर्व बनाए गए, क्या? CRR और SLR। इसमें कुछ पैसा आपने अलग से निकाल के रख दिया और जो पैसा बचा वो आपने यहाँ पे लोन में आगे दिया। मानो मैंने क्या कहा था उस टाइम, CRR चल रहा होगा अगर 4% और SLR अगर चल रहा है 18%, ठीक है? तो 22 रुपये आपने अलग से निकाल के साइड में रख दिए, कितना बचा? 78 रुपये। उसमें भी बैंक अगर चाहे कुछ अलग से 8 रुपये उसने अपने लिए अलग से निकाल दिया, तो 70 रुपये मान लो कि वो कुछ लोन में आगे दे रहा है ना? 70 रुपये मानो आप वो आगे लोन में दे रहे हैं, ठीक है? इतनी सी एक ओवरव्यू आपको समझ आया था CRR और SLR के बारे में। फिर हमने क्या चीज़ देखी थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है ना? फिर इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश की थी कि एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम जब बना होगा तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि आपके जो प्राइस जो है वो राइज कर जाएंगे, है ना? डिमांड और सप्लाई के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे जो है आपका खराब होगा और कैसे प्राइसेस आपके बढ़ जाएंगे, है ना? ठीक है, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि डिमांड ज़्यादा हो जाए या सप्लाई ज़्यादा हो जाए, दोनों केस में कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो काम करेगी, है ना? वापस से बता दूं एक बार, है ना? देख लेते हैं क्या बताया था। मैंने कहा था एक इक्विलिब्रियम बनाया, मानो कि यहाँ पर 1-2 लोग हैं, है ना? और यहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं और एक इक्विलिब्रियम बनाया कि 50 रुपये के 1 kg एप्पल मिल रहे हैं, है ना? और फिर किसी कंडीशन में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, किसके पास? लोगों के हाथ में। तो अगर MCQ में लिखा आएगा तो उसमें लिखा होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऐसे में हिंदी में तो आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? अगर आप MCQ में उसको पढ़ोगे तो उस लाइन में क्या लिखा होगा? मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या है? कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, है ना? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, उसका मतलब अब ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, सबके पास पैसा है, सबको कुछ ना कुछ खरीदना है। बात समझ आ रही है?
तो उसके हिसाब से उतने एप्पल यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम में ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे कम प्रोडक्ट है जिसको आप परचेज करना चाहते हो, तो टू मैनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जो है जो चीज़ 50 रुपये के जी की बिक रही है वो अब आगे चल के आप मानो 500 रुपये के जी की पहुँच सकती है ना, 50 की मतलब 100 की 200 की धीरे धीरे करके। अगर यहाँ से आप पैसा कम ना करो और यहाँ पर ज़्यादा एप्पल नहीं लेकर आओ, कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाओ, तो बात नहीं बन सकती है ना। फिर हमने क्या समझने की कोशिश की, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैंकिंग, है ना, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैंकिंग, और बैंकिंग में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा रिजर्व बैंक है ना, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई के पास ऐसी क्या तकनीक है, क्या मेजर्स है आरबीआई के पास कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, मनी सप्लाई का बैलेंस बना के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल को इंक्रीज कर देना, ये वाला सिस्टम जो है वो आरबीआई के हाथ में नहीं है ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सप्लाई साइड से आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है, ये डिमांड वाली साइड को आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में लोगों के हाथ से मनी सप्लाई को आपको कम करना है ना, मनी सप्लाई जो बढ़ चुकी है उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए आप सीआरआर को इंक्रीज कर सकते हो, एसएलआर को इंक्रीज कर सकते हो, ताकि कम लोग जो हैं आगे लोन में पैसा लें और कम से कम हाथ में लोगों के पैसा यहाँ पे बचेगा, तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का? उसका उल्टा केस आपको समझ आ गया था कि लोगों के हाथ में पैसा पहले ही नहीं है, जॉब चली गई है, ठीक है, मानो कोविड का टाइम है ना। उल्टा केस क्या हुआ इसका, मानो कोविड चल रहा है, मानो कोविड, और कोविड में लोगों की जॉब चली गई, घर में लोग बैठे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई भी चीज़ नहीं चल रही है, समझ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, मतलब जो गाड़ी चलाता है उसका पैसा है ना, ऑटो वाले का पैसा, सब्जी भी बिक रही है, कम बिक रही है, लोग घर पे ही जो भी उनको है दालें पहले से स्टॉक करके रखी है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, जॉब चली गई है सब, उस केस में यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट कितना भी हो, यहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा नहीं है ना, तो इसके प्राइसेस अपने आप गिरने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कुछ चीज़ें और कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है। ये सिर्फ क्या है, अभी इजीली आपको समझाने का तरीका है। सीधा अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ऐसा होता है तो सीधे इसके प्राइस गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी ये आपके दिमाग में बिठाने के लिए कि मोटा ऐसे पिक्चर चलती होगी कुछ, है ना। आगे चल के हम देखेंगे कैसे होगा। जैसे अगर कोई मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन अभी बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, मानो पहले 20,000 रुपये का बिकता था, ठीक है, कोई नहीं खरीद रहा है, बिल्कुल प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उनको भी समझ आ रहा है कि खरीदने वाली जनता नहीं है ना, तो एक हद के बाद वो ज़्यादा बना के करेंगी भी क्या, है ना, तो उसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे, इसको कुछ अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर देंगे, कुछ सेल दिलवा देंगे, ठीक है, बोलेंगे EMI पे ले जाओ, है ना, ऐसे ही होता है, डिस्काउंट दे देंगे कि भाई 20 का नहीं, आप 15,000 का ले लो, है ना। फिर लोग सोचेंगे यार 15,000 भी बहुत ज़्यादा है, फिर नीचे और डिस्काउंट आते हैं, आप इसके क्रेडिट कार्ड, इसके डेबिट कार्ड से ले लो और 1,500 रुपये और ऑफ, है ना। फिर मतलब अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, इसके साथ आपको ये स्क्रीन गार्ड भी दे दिया और ये बहुत अलग अलग, है ना, लुभावने ऑफर, ताकि अब आप जो है कुछ तो मार्केट में जो मंदी इतनी आ गई है वहाँ से कुछ तो ग्रोथ आए भाई, कुछ तो होगा। अब यहाँ पर अगर ये ज़्यादा इतना मार्केट डाउन चला गया है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर फिर मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो होगी उसमें बहुत काम करते होंगे लोग, तो कुछ को बाहर निकाल देगी, है ना, कुछ को बाहर निकाल देगी। क्यों भाई, डिमांड नहीं है, आप इतने सारे लोगों को रख के क्या करोगे, है ना। जब भी कभी कंपनी में ले ऑफ होता है ना, क्या जॉब से निकाल दिया जाता है ना, तो कब होता है, आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी, अरे बहुत रिसेशन चल रहा है, मेरी तो जॉब चली गई, है ना, ऐसे होता है। तो क्या उस टाइम जब कंपनी के पास कुछ उसको मुनाफा ही नहीं हो रहा है, कंपनी का बेसिस ही यही है कि कोई प्रॉफिट होगा तो उसका आगे कुछ पैसा मिलेगा तो अपने एम्प्लॉय को देगी। अब कोई खरीद ही नहीं रहा है चीज़ जो वो बना रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को निकाल दिया जाएगा, ठीक बात है। तो ये दूसरी कंडीशन, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। अभी जैसे ये अगर ऐसा कोविड के टाइम पे चल रहा था, तो ऐसा कहाँ पर चल रहा है, आज के टाइम पे, है ना। अगर ऐसा चल रहा था 2020 में या 2021 में, तो ऐसा कहाँ चल रहा है, ऐसा वाला 2022 में, है ना। यहाँ पर कॉज क्या था, कोविड, यहाँ पर कॉज क्या है, वॉर, है ना। यहाँ पे कॉज क्या है, वॉर के चलते जो आपकी इन्फ्लेशन हो गई है, कैसे होती है वो सब सारी चीज़ें देखेंगे आज, ठीक है। ये आपको मैंने
कुछ ओवरव्यू दिया था, अभी NDTL के बारे में बताया था। हाँ, अब आप डाउट बताओ, क्या था? क्या कराने हैं? जैसे हार्ड मनी मतलब हमने जैसे नोट निकलवाने 5,000 बैंक से, जी जी। तो सर मतलब CRR SRR या वो 70 जो बच गए उसमें बैंक वाले किसमें से देते हैं वो हमें? मतलब जो आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया है उसमें से आपने पैसे निकलवाए, है ना? फिर तो बैंक से जैसे हम निकलवाते हैं तो वो किसमें से निकलते हैं? CRR रिजर्व में से, SRR में से, या फिर जो 70 बच गए उसमें से? देखो समझो, देखो ये मानो एक बैंक है, ठीक है? अभी आप समझो, ये बैंक है और यहाँ पर आपने डिपॉजिट किया, यहाँ पर कोई बोरोवर है, 22 रुपये अलग से बाहर निकाल के रखे हैं, मानो ये 70 रुपये आगे लोन में घुमा रहा है, ठीक है? अभी ये मैंने मतलब बहुत छोटी वैल्यू ली है ना, और आपको ये बताना चाहे कि मैक्सिमम एक्सटेंट में 70 रुपया जो है वो बैंक बाहर निकाल सकता है, लोन में दे सकता है, ठीक है? मैक्सिमम रुपया। अभी होता क्या है कि जैसे आपने बैंक में कुछ पैसा बहुत लोगों ने डिपॉजिट करवा रखा है ना, बहुत लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, आपने अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, आपके सब ने मानो 1-1 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करवाए, 5 बंदे हो गए, तो सबके 5 बंदों के बैंक का जो अकाउंट आएगा आप उसको खोल के देखोगे कि सबके उसमें शो तो करेगा कि 5 लाख रुपये मतलब 1-1 लाख रुपया सब में है, आप निकालोगे तो भी निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन क्या होता है, ये मैं छोटे टर्म में आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में क्या होता है देखो, एक्चुअल में मानो कि बैंक को पता है कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे और इतना सारा पैसा ले जाएंगे, तो एक्चुअल में जो आपको अकाउंट में अपने रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो एब्सोल्यूट मतलब आपको तो फील आएगी कि मेरे अकाउंट में पैसा, लेकिन क्या पता बैंक ने उसको कहीं पे लोन में घुमाया हो, फिर वो आपको देना हो तो कहीं और से घुमा के फिर आपको लाके दे। समझ आ रही है? मनी मल्टीप्लायर अभी मैं समझा दूंगा, है ना? बात समझ आ रही है? क्या कहने का मतलब है, आपके अकाउंट में तो शो होगा कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ये वो है, लेकिन क्या पता एक्चुअल में बैंक के पास आप लेने जाओ तो वो आपका 1 लाख रुपया नहीं हो, आपका 1 लाख रुपया तो वो दे चुका है किसी और को लोन में, अब आप लेने चले जाओगे कि भाई मेरे को मेरा 1 लाख रुपया दो, तो वो कहीं और से उसको जहाँ मुनाफा हुआ वहाँ से वो कहीं से आपका तो वो देगी, एक्चुअल में तो आपका ही पैसा उसने किसी और को दिया है। लेकिन बैंक का सिस्टम कैसे चलता है कि आने वाला पैसा उसने लोन में आगे दे दिया, फिर वहाँ से जो मुनाफा हुआ ये वो करके जब आप लेने आओगे तो वो तो आपको वापस कर ही देगा। बात समझ आई? समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का समझ आ गई? पक्का? इसको आप कैसे और उसमें देख सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि आप मानो कि आपका घर है और आपका रेगुलर सैलरी अकाउंट SBI में है, ठीक है? आपकी FDI SBI में है और आप अचानक से चले गए और उनको बोलोगे कि भाई मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को 10 लाख रुपए निकाल के दे दो, मेरा अकाउंट है आपके पास, 10 लाख रुपए मुझे दे दो, तो देखना आप बैंक वाले अचानक से आपको 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होता है एक बैंक के लिए, ठीक है? फिर वो किसी को फ़ोन करेगा, भाई इतना कैश तो हमारे पास है नहीं, कहीं से बुलवाएंगे, किसी और ब्रांच को बोलेंगे कि मेरे को पैसा दे दो, कोई रेगुलर कस्टमर आया है उसको अपने सेविंग अकाउंट में से पैसा चाहिए, ठीक है? लॉकर में जाएंगे, कहीं वहाँ पैसा अपना रख रखा होगा, ये जो यहाँ से मुनाफा कर रहा है बैंक, जो स्प्रेड होता है उसमें से कुछ पैसा लेकर आएगा और उसको तो दे देगा उस टाइम। कहने का मतलब क्या है कि बैंक के खुद के पास उतना कैश उस टाइम पे नहीं होता है, तो कहीं से लाकर आपको उस टाइम के लिए दे देगा, क्योंकि पैसे तो आपके ही थे, लेकिन बैंक अपने पास नहीं रखता है ना पैसे, वही तो बताया ना, बैंक ने तो आगे लोन में दे दिए थे, लेकिन आप लेने गए तो आपको उसने लाके दे दिए। बात समझ आ गई? पक्का समझ आ गया बैंक कैसे काम कर रहा था? और कोई डाउट? और क्या कह रहे थे आप? सर लास्ट डाउट है जो आपने FD के बारे में बोला था ना, तो जैसे बीच में जैसे 5 साल की FD है या 5% पे उसको रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो सर जब वो बीच में जैसे मान लो 2.5 साल में उसने जुड़वा, हाँ, तो सर मतलब उसका 1 लाख अगर उसने सबमिट करवाया था तो उस 1 लाख पे 2.5 साल में जितना इंटरेस्ट रेट उनके साथ में ऐड हुआ वो मिलेगा या पेनल्टी के तौर पे 1 लाख से भी कम हो जाएगा? अरे उसको आपको क्या करना है भाई, वो तो आप बैंक पे जिसमें अपना खुलवाओगे ना उस बैंक वाले मैनेजर से पूछना, उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझो यार, इधर देखो, मानो आपने 1 लाख रुपए की FD कराई, मानो हमने 1 लाख रुपए की FD कराई और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, मानो 5% का या मानो 10% है ना, इजी कर लेते हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 5 साल के लिए ये FD थी, ठीक है? मतलब 5 साल के बाद आप जाओगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा? कितना? साल के हिसाब से 10% तो 1.5 लाख हो गया। साल के हिसाब से कितना हो गया? 10,000 रुपया, है ना? साल के हिसाब से कितना हो गया?
10,000 रुपया, और 5 साल के लिए आप ये तो 50,000 रुपये हो गया ऐड हो गया, आपको इसका 1.5 लाख रुपये मिलना था, ठीक है। अब आप मानो कि आपने दूसरे तीसरे साल में इसको तुड़वा लिया, है ना, तो भाई 1 लाख रुपए जमा जो कराया था वो तो मिलेगा ही, जो इधर का 50,000 था ना आपका, उसमें से थोड़ा कम मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है, हर बैंक ने अपना कुछ वो रख रखा होगा, ठीक है। हर बैंक का, SBI का अपना रूल होगा, ICICI का अपना रूल होगा, भाई आप 2 में तोड़वाओगे तो आपको इतना % हम काट लेंगे, इतना काट लेंगे। उसमें इतना बारीकी में मत जाओ, समझने की कोशिश बस ये थी कि अगर आप समय से पहले उसको तोड़वा लोगे तो पेनल्टी लगेगी, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, है ना। वो तो अब हर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, हर बैंक का अपना हिसाब होगा, ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? यहां तक आपको समझ आ गया पक्का? कोई और डाउट? अच्छा, एक चीज बोली कि यहाँ मनी मल्टीप्लायर है ना, वो भी देख लेते हैं अभी। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या है? मानो ये एक बैंक है, मानो ये बैंक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, है ना, मानो 5 लोग, A1 2 3 4 5, और यहाँ कुछ लोग हैं जो लोन में पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ आई? कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ से लोन में पैसा लेके जा रहे हैं। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा पैसा बैंक के पास आएगा, डिपॉजिटर जितना ज़्यादा पैसा बैंक में देंगे और जितना ज़्यादा पैसा बैंक आगे लोन में देगा, ठीक है, उतना एब्सोल्यूट अमाउंट में बैंकिंग सिस्टम में मनी जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। इसका मतलब ये है। क्या मतलब हुआ? जैसे मानो आप बोलते हो कि यार कुछ लोग होते हैं जो बैंक में अपना पैसा नहीं डिपॉजिट कराते हैं, ब्लैक मनी है, ठीक है। कुछ लोग होंगे गरीब लोग जो बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाते हैं, है ना, ठीक है। जितने कम अकाउंट बैंक में खुलेंगे, जितना कम बैंक के पास पैसा डिपॉजिटर से आएगा, उतना ही बैंक के पास कम पैसा बचेगा आगे लेंडर को देने के लिए, है ना। बात समझ आ रही है? उतना ही कम पैसा बैंक के पास बचेगा आगे लेंडर को देने के लिए, उतना ही कम उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ही वो कम मुनाफा इधर भी दे पाएगा, है ना। मतलब उतना ही कम पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ सर्कुलेशन में घुमाने के लिए, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का अगर आपको बोले कि इंक्रीज कैसे होगा या डिक्रीज कैसे होगा, तो आप समझो कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। जितना ज़्यादा डिपॉजिटर पैसा बैंक में जमा कराएगा, उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जितना डिपॉजिटर पैसा बैंक में जमा कराएगा, उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा, है ना। उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब इंक्रीज, मनी को मल्टीप्लाई होना। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है मनी? भाई यहाँ से 100 रुपये लिए, किसी को दिए 25 रुपये, इसको 100 रुपये का ब्याज दे रहे थे 5%, मानो 2%। यहाँ वही 100 को उन्होंने तोड़ के किसी को 50 दिया, किसी को 50 दिया, एक को दिया 8%, एक को दिया 9% पे। तो कम जो पैसा था वो आगे चल के मल्टीप्लाई हो गया, उसका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है ना। फिर वही पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, फिर वही फिर से घूमेगा, तो मनी जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। बात समझ आई? इसको क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसीलिए जितना भी आपको बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, बैंक में आप खाता खुलवाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं? ताकि आपके बैंक का बेस जो है वो बढ़ जाए। बेस बढ़ जाए मतलब बैंक के अंदर डिपॉजिटर साइड से बहुत सारा पैसा आ जाए, ताकि वो आगे अच्छे से लेंड कर पाए और उतना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बने। बात समझ आई? इसी चीज़ को अगर हम CRR SLR से जोड़ के देखें, CRR और SLR से इसको जोड़ के देखें वापस, तो क्या मतलब हुआ? अगर CRR और SLR को हम इंक्रीज कर दें, अगर CRR और SLR को इंक्रीज कर दें, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा, है ना। बात समझ आ रही है आपको? आ रही बात समझ? पक्का दिख रहा है ना?
ठीक है। अगर SLR और CRR को आप इंक्रीज करोगे, बैंक के पास कम पैसा बचेगा आगे लेंड करने के लिए, ठीक है। जितना पैसा कम आगे बैंक लेंड करेगा उतना ही कम मुनाफा, वही मुनाफे वाला पैसा बैंक में कम आएगा। जितना बैंक के पास ज़्यादा पैसा, मतलब जितना CRR और SLR कम रहेगा उतना बैंक के पास बफर ज़्यादा रहेगा लेंड करने के लिए, उतना पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इंक्रीज होगा। बात समझ आई? इसका क्या मतलब हुआ कि CRR और SLR का क्या है? प्रोपोर्शनल रिलेशन है। किसके साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके साथ? मनी मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है। बात समझ आई? CRR SLR क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। CRR SLR अगर बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर बढ़ेगा CRR SLR जो है उसको कम होना पड़ेगा। बात समझ आ गई? फिर से रिपीट, अगर CRR और SLR जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। अगर CRR और SLR आपका इंक्रीज हो गया, अगर CRR SLR इंक्रीज हो गया, बैंक ने ज़्यादा पैसा बफर में रख लिया, कम पैसा बैंक के पास बचा आगे लेंड करने के लिए, तो कम ही पैसा आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, कम ही मुनाफा अंदर वापस से बैंक में आएगा, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितना पैसा बफर में कम होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? जितना CRR SLR कम होगा उतना बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा लेंड करने के लिए, उतना ज़्यादा पैसा लोन में घूमेगा, उतना ज़्यादा मुनाफा वापस से बैंक में आएगा, उतना वापस फिर से सर्कल में घूमेगा लोन में, उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? CRR SLR जो है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ गई? बिल्कुल क्लियर है? कोई इसमें डाउट? कोई पूछ ले मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, क्या बताओगे? नहीं, अरे पूरा लाइन में एक पूरी लाइन बताओ ना, क्या बोलोगे? ठीक है, आ गई ना समझ? समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ आ गया, CRR और SLR आपको समझ आ गया है ना? अब क्या पढ़ाएं? अच्छा ठीक है, CRR SLR समझ आ गया, तो फिर एक चीज़ और पढ़ते हैं उसके साथ में, क्या है? OMO, है ना। उसके बाद हम जाएंगे रिजर्व रेशोज पे, ठीक है। OMO का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, जैसे मानो ये बैंक है, सेंट्रल बैंक, मानो RBI, सेंट्रल बैंक मानो RBI है, और यहां पे मानो सरकार है, गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट को कोई काम करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लगाने हैं, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, जितने भी सरकार काम करती है, स्कीम, सब्सिडी में पैसा, ठीक है, कोई नई स्कीम चलानी है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, पैसा। पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? जो सरकार टैक्स लगाती है ना। उस टैक्स के दो पार्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होगा, कुछ डायरेक्ट टैक्स होगा, है ना। तो टैक्स से सरकार के पास कुछ पैसा आता होगा, उस कैपिटल से सरकार कुछ स्कीम सब्सिडी चलाती होगी, है ना। क्या चलाती होगी? इससे कुछ स्कीम सब्सिडी, स्कीम चलाती होगी, कुछ सब्सिडी देती होगी, इसी से देती होगी ना, ठीक है। मानो सरकार चाहे कि मेरे को जो है कोई और नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, है ना, या इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, मुझे कुछ किसानों को सब्सिडी देनी है, कोई भी सरकार नया ऑपरेशन करना चाहे, उसके लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा। अभी जहाँ से उसको टैक्स में पैसा आ रहा था वो तो आपको पता ही, इंडिया में टैक्स कितना ही मिलता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है फिर भी, तो डायरेक्ट टैक्स तो हम भरते नहीं है ना,
ठीक बात है, इनकम टैक्स जो है कम ही आता है इंडिया में। तो सरकार को पैसा चाहिए, अब सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी, सरकार कहीं से पैसा बोरो करेगी, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो सरकार दो टाइप से पैसा बोरो करती है। ठीक है, सरकार दो टाइप से पैसा बोरो करती है। एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाता है। ठीक है, जो हम बाहर कहीं से पैसा अगर कहीं से लेकर आए उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक बोरोइंग हो सकती है जो हम विद इन द कंट्री कर लें, है ना, बोरोइंग विद इन द कंट्री, बोरोइंग विद इन द कंट्री। और विद इन द कंट्री हम कहाँ से पैसा लाएंगे, भाई आरबीआई को बोलेंगे कुछ पैसा हमें दे दो। ठीक है, अभी दो चीजें हो सकती हैं, उसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, आरबीआई के पास कुछ पैसा होगा तो दे देगी भाई, नहीं होगा तो उतने नए नोट छापेगी और वो दे देगी। दोनों ही केस में दोनों के होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप फालतू में अगर पैसा छाप के सरकार को दे दोगे तो फिर तो वही इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। न्यू करेंसी आ गई सर्कुलेशन में, कहीं बाहर से नई करेंसी आ गई, फिर से इन्फ्लेशन होगी। बात समझ आ रही है। अगर बैंक पैसा छाप के सरकार को दे दे कि जाओ आपको जो बनाना है बना लो, उससे तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई वो फ्रेश पैसा जो है कहीं से छाप के अब वो इकोनॉमी के बीच में आ गया जो पहले उसका पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पैसा छाप के दोगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कोई बॉन्ड इशू करवाओगे। क्या करवाओगे, बॉन्ड इशू करवाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई को आप मेरे नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से कुछ बॉन्ड इशू कर दो मार्केट में। ठीक है, आप मेरे नाम से कुछ बॉन्ड इशू कर दो मार्केट में। उस बॉन्ड में जैसे क्या लिखा होगा, मानो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है और आपको इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आई। अभी बॉन्ड होता क्या है, अभी के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा सर ये बॉन्ड आपने क्या बोल दिया, आप समझो कि बॉन्ड क्या होता है, जैसे एफडी है ना, एफडी भी एक टाइप का बॉन्ड है। उस पर क्या लिखा होता है, भाई इतना पैसा आपने डिपॉजिट कराया, इतने साल के बाद आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, अग्रीमेंट कर लिया आपने, सरकार ने एक पीस ऑफ पेपर में आपको लिख के दे दिया टर्म्स एंड कंडीशन, आपने साइन किया और आपने उस बॉन्ड को सब्सक्राइब कर लिया। बात समझ आई। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि फ्रेश करेंसी मार्केट में नहीं आई। अब आरबीआई ने क्या किया, सरकार के नाम से कुछ बॉन्ड मार्केट में इशू कर दिए। ठीक है, उस बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, हमसे ये बॉन्ड खरीद लो, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट में निकाले जाएंगे बॉन्ड कि आप जो है इन बॉन्ड को सब्सक्राइब करो। अब कॉमन जनता कुछ ये वाले बॉन्ड खरीद लेगी तो पैसा कुछ आ जाएगा आरबीआई के पास, वो आरबीआई पैसा उठा के गवर्नमेंट को दे देगी। अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया बॉन्ड, मतलब कम लोगों ने उसको खरीदा। ठीक है, अगर कम लोगों ने उसको खरीदा फिर क्या हो सकता है, और अभी सरकार को पैसे की जरूरत है, जितना उसने दिमाग में बनाया था कि भाई इस बॉन्ड के बदले मुझे इतना पैसा आ जाना चाहिए, उतना उसके पास नहीं आया, तो फिर आरबीआई क्या कर सकती है, खुद उतने बॉन्ड अपने पास रख लेगी और उस बॉन्ड के हिसाब से उतना नोट छाप के देगी। बात समझ आ रही है, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। नई करेंसी उससे मार्केट में नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि वो बॉन्ड के बदले वो वाली करेंसी आई है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, पक्का समझ आ रही है बात। थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन आप अगर आराम से समझोगे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है। नई करेंसी मार्केट में नहीं आनी चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार पैसा बोलेगी कि मुझे कहीं से बोरो करना है। ठीक है, सरकार कहीं से पैसा बोरो करेगी, आरबीआई खुद से छाप के नहीं दे सकती, क्योंकि वो फ्रेश करेंसी इन द सर्कुलेशन विल लीड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। तो सरकार आरबीआई को बोलेगी आप मेरी तरफ से कुछ बॉन्ड इशू करो, मार्केट में उसको निकालो सब्सक्राइब करने के लिए, कुछ लोग उसको खरीदेंगे, पैसा आरबीआई की तरफ आएगा, है ना। ठीक है, बात समझ आ गई। और जो रह जाएगा उतना आरबीआई के पास खुद भी तो पैसा होता है ना, आरबीआई अमीर है, पैसा होगा। अगर उसके पास पैसा होगा और नोट छापने की जरूरत नहीं होगी, खुद भी तो प्रॉफिट किया होगा ना, आरबीआई के पास खूब प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है।
तो उतना वो खुद खरीद लेगी और उतना पैसा दे देगी उस बॉन्ड के बदले। बात समझ आ गई। और इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड पे अगर लिखा है कि 1 लाख का बॉन्ड है 10 साल के बाद, और 10 साल इसकी मैच्योरेशन टर्म है पूरा, और 10% इस पे आपको क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब क्या होता है कि 10 साल तक पर ईयर आपको इसका 10% जो है वो इंटरेस्ट में मिलता रहेगा, और 10वें साल ये पूरा प्रिंसिपल आपको वापस हो जाएगा। ये ऐसे काम करता है बॉन्ड। कैसे बॉन्ड कैसे काम करता है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, आपने 1 लाख रुपए दे दिया ना, बॉन्ड खरीदा, 1 लाख रुपए आपने दे दिया, और उस बॉन्ड पे लिखा था कि 10 साल इसकी मैच्योरेशन है और 10% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली मिलता रहेगा उस पर, और 10वें साल पे आपको उसका प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। क्या चीज़, बैंक किस पे प्रेशर डालेगा? नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं डालता है आरबीआई। हाँ, मैं अभी बताऊंगा ना आपको, प्रेशर नहीं डालता है आरबीआई, बोलेगा लेकिन कि आप खरीदो। ठीक है, आरबीआई बोलेगा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी क्या हुआ, LIC जो है उसका वो निकला था, है ना, IPO। LIC का एक IPO निकला था अभी। तो क्या होता है कि जो इसके एम्प्लॉई हैं, जो इसके वो, तो उनको पहले खरीदना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको तो खरीदना ही पड़ेगा, है ना। वैसे ही क्या होगा कि यहाँ से अगर, अभी मैं आपको शायद इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज मत करो, ऐसे ना फिर बहुत जम्बल्ड हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक क्या समझ आ गया? वही तो समझाया है। मतलब ये पूरा ही समझ नहीं आया? देखो ये वाला जो है ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये अभी नहीं पढ़ना है ना, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी ये वाला काम नहीं है, ये जब आगे नए चैप्टर आएंगे ना उसमें हम देखेंगे कि कैसे बाहर से पैसा लिया जाता है। अभी हमारा काम क्या है, विद इन द कंट्री वाला समझने की कोशिश। हमें समझना क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन काम कैसे करता है। अभी मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड को सेल करना है या बाई करना है, पर वो आपको समझ नहीं आएगी। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है कि बॉन्ड इशू कैसे होते हैं, बॉन्ड इशू कैसे होते हैं वो समझाने की कोशिश की मैंने। कि बॉन्ड जब कभी भी आरबीआई इशू करता है तो वो उस पर लिखा होता है कि सरकार इसको बैक करती है ना। कभी कभी आप क्या करते हैं, कोई कंपनी बॉन्ड निकालती है मार्केट में, ठीक है। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि बॉन्ड जो होता है वो शेयर से ज़्यादा सिक्योर होता है क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप दिमाग में क्या रखो कि प्राइवेट कंपनी भी कोई बॉन्ड निकाल सकती है और सरकार भी कोई बॉन्ड निकाल सकती है, जिसको भी पैसा उधारी चाहिए, ठीक है। सरकार को चाहिए थी, सरकार ने आरबीआई को बोला भाई आप हमारे नाम से कुछ बॉन्ड मार्केट में निकाल दो, ठीक है। अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते, हमारे नाम से आप उधारी करो। लोगों ने खरीद लिए, कुछ पैसा आरबीआई के पास आ गया, आरबीआई ने उठा के सरकार को पैसा दे दिया, ठीक है। अगर सरकार ने सोचा था कि मुझे 100 करोड़ रुपए आ जाएगा, मानो ऐसा करने पे उसको 50 करोड़ ही आया, लोगों ने 50 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। अब आरबीआई के पास खुद भी कुछ पैसा बचा होगा ना अपना, है ना, तो बाकी बॉन्ड जो है वो आरबीआई खरीद लेगी, अपने पास रख लेगी और 50 करोड़ रुपया और सरकार को दे देगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 करोड़ रुपया सरकार को मिल गया। अब ये नीचे वाला सिस्टम कैसे काम करेगा भाई, 100 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिया, 100 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करेगी, कहीं पे रोड बिल्डिंग बनाएगी, ठीक है, वहाँ से उसको कुछ मुनाफा होता रहेगा, 10 साल तक धीरे धीरे करके चुकाती रहेगी, बात खत्म होगी। बात समझ आ गई? कोई डाउट? ये क्या है भाई, मैंने बॉन्ड का मैच्योरिटी बताई कि मानो इस ये बॉन्ड जो है वो 1 लाख रुपए का है, 10 साल इसकी मैच्योरिटी है, 10 साल का बॉन्ड है, इसका टर्म 10 साल है और 10% आपको इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मतलब क्या है, जिसने ये बॉन्ड खरीदा है उसको हर साल 10% ऑफ 1 लाख, कितना हुआ, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये उसको सालाना मिलता रहेगा, ठीक है। और 10वां साल जब आएगा तो उसको ये प्रिंसिपल वाली अमाउंट पूरी मिल जाएगी। यही तो मतलब हुआ ना, 1 लाख रुपए उसने कर्जे में दिया था, ये कर्जा ही मान लो ना, किसी को कर्जे में दिया और ये उसको क्या मिल रहा था, उस पर इंटरेस्ट 10%, तो उसको जो इंटरेस्ट था वो सालाना मिल रहा था और 10वें साल पे उसको, जब ये पूरी इसकी मैच्योरिटी होगी 10वें साल पे उसको प्रिंसिपल वापस मिल गया। ऐसे बॉन्ड काम करता है। बात समझ आई? कोई डाउट?
पक्का? आपको डाउट कोई? आपको यहाँ कोई डाउट होगी? बात खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड इशू करने का तरीका है, ठीक है। अब एक्चुअल में काम कैसे करेगा? बॉन्ड को सेल करना या फिर बाई करना आरबीआई के द्वारा क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप बॉन्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या बोलते हैं? बॉन्ड नहीं बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो क्या बोलते हैं? जी सेक, ठीक है। बॉन्ड क्या हो गया? नहीं, बॉन्ड मतलब छोटी टर्म होगी, और पूरी स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट निकालेगी तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना। स्पेसिफिकली अगर सरकार निकालेगी तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। बात समझ आ गई? बॉन्ड क्या है? अम्ब्रेला टर्म, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगी? स्पेसिफिकली अगर सरकार निकाले। तो जी सेक अगर इशू की जा रही है तो जी सेक को बाई किया जाए या सेल किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। बात समझ आई? अब मानो इन्फ्लेशन चल रही है। इन्फ्लेशन कब चलती है? जबकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इन्फ्लेशन हमेशा कब होगी? जब मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। अभी आरबीआई का क्या काम है? लोगों के हाथ से पैसे को कम कर देना, मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है ना। तो वो क्या करेगा? बॉन्ड को नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा? बॉन्ड को निकालेगा, सेल करेगा मार्केट में। बॉन्ड को सेल करने के लिए मार्केट में निकालेंगे ताकि लोग बॉन्ड खरीद लें। बात समझ आई? लोग बॉन्ड खरीदेंगे तो पैसा सारा का सारा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास। लोगों के हाथ से पैसा खत्म, मनी सप्लाई डिक्रीज, इन्फ्लेशन डिक्रीज। बात समझ आ रही है? तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन से लड़ना है तो सरकार क्या करेगी? इसको, जी सेक को क्या करेगी? सेल करेगी। गवर्नमेंट जी सेक को क्या करेगी? सेल। जी सेक को मार्केट में निकालेगी बेचने के लिए ताकि लोग खरीद लें। लोग खरीदेंगे तो सारा का सारा लोगों के हाथ में जो पैसा था वो आरबीआई के पास आ गया। लोगों के हाथ में कम पैसा बचा तो लोग जो हैं, जो फालतू का रेट बढ़ा रखा था वो अपने आप कम हो जाएगा मार्केट में। बात समझ आ रही है? पक्का? समझ आई? इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे इससे इजी करके कुछ समझा दो, नहीं हो भाई, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। इससे मुश्किल ही दिखेगा। आप बुक में पढ़ोगे तो अजीब अजीब चीजें लिखी होती है वहां पे। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई टू, आप बोलो कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? उस पूरे जो तरीका है, जिस तरीके से ऐसा किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात समझ आई? तो ये चीज आपको समझ आ गई कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। सीआरआर समझ आ गया, एसएलआर समझ आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने शायद आपको एनडीटीएल तक करवाया था, और एनडीटीएल में मैंने कहा था कि बैंक अगर वो मेंटेन नहीं करेगा फोर्टनाइट तक तो उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी, वो सारी चीज़ें बताई थी, है ना। उसके बाद मैंने कहा था आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने बोला था उसको बैंक रेट के साथ जोड़ के रखा है, पेनल्टी को बैंक रेट के साथ जोड़ के रखा है। तो आगे चल के अब नए टॉपिक पे पहुंचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ थी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एसएलआर। अभी तक हमने जो पढ़ लिया उधर साइड में लिख लेते हैं, है ना। सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया, ओएमओ पढ़ लिया, मनी मल्टीप्लायर पढ़ लिया, एनडीटीएल पढ़ लिया। इधर क्या पढ़ा था? एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा था? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया, है ना, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे अब कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है।
कुछ और मेजर्स देखते हैं कि सरकार के पास क्या है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं, LAF, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्या, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जो हमने पढ़ना है वो समझो, एक LAF, दूसरा बैंक रेट BR, और तीसरी एक चीज़ जिसको क्या बोलते हैं, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिख दूं पूरा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ये तो बैंक रेट हो गया, और ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एक हो गया LAF, एक हो गया BR, एक हो गया MSF। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, बैंक रेट को, ठीक है। BR उठाते हैं। बैंक रेट ये क्या चीज़ है, बैंक रेट, मानो ये SBI, और मानो यहाँ पर क्या है, RBI, या फिर सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। RBI को कुछ पैसा चाहिए उधारी में, ठीक है। RBI को कुछ पैसा चाहिए लोन में, किससे, किसी से भी चाहिए, अगर वो RBI के पास जाए लेने के लिए, है ना। अगर वो RBI के पास पैसा जाए कुछ लेने के लिए, अब वो बैंक रेट कब कहलाएगा, अगर SBI RBI के पास गया उधारी में पैसा लेने के लिए, फर्स्ट चीज, अगर वो क्या है, लॉन्ग टर्म, अगर वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की अगर उधारी करने के लिए कोई बैंक अपने सेंट्रल बैंक के पास जाए, मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ पैसा दो उधारी में, ठीक है, तो उसको हम किससे देते हैं, बैंक रेट से, ठीक है। बैंक रेट से कभी भी पैसा दिया जाएगा तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो लॉन्ग टर्म वाला लोन होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, लॉन्ग टर्म। SBI को कुछ पैसा चाहिए, RBI के पास गया लॉन्ग टर्म का पैसा लेने के लिए, अभी इसके पास पैसा लेने गया है तो साथ में कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, है ना, क्या बात है, समझ आ रही है क्या। अभी आप पैसा लेने के लिए गए हो तो कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है ना, जिसके बदले आपको कोई पैसा देगा, है ना। मूवी में आपने देखा होगा कि पूरी मूवी अच्छी चल रही होती है, लास्ट में हीरो बोलता है अरे मैंने तो ये अपना घर गिरवी रखा है ना, बैंक को। बात समझ आई, पूरी मूवी में दिखाएंगे बहुत अय्याशी कर रहा है, लास्ट में पता चलता है घर बिक गया उसका, है ना। क्या मतलब, मॉर्टगेज, कुछ कोलेट्रल आपने उसके बदले रखा जिसके बदले आपको पैसा मिला है, क्यों, सिक्योरिटी, है ना। क्या आप दारू पी के मस्त हो जाओ और बाद में पैसा नहीं चुकाओ तो भाई उसको बेच के बैंक अपना पैसा पूरा करेगा। बात समझ आई, उसको क्या बोलेंगे, कोलेट्रल, सिक्योरिटी, मॉर्टगेज, सब सेम चीज़ है। तो अगर बैंक रेट की बात हो रही है तो पहली चीज़ क्या, लॉन्ग टर्म। दूसरी यहाँ पर क्या होता है कि कोलेट्रल जो होता है वो नहीं रखते, ठीक है, ठीक है। खास बात किसकी, बैंक रेट की क्या खास बात है कि एक कोलेट्रल फ्री लोन होता है, कोलेट्रल फ्री लोन जो कोई बैंक अपने सेंट्रल बैंक से ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस रेट पे आपको वो लोन मिलेगा उस रेट को क्या बोलेंगे, बैंक रेट, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश बनाओगे तो क्या लिखोगे कि बैंक रेट इज दैट रेट एट विच ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, सब उसमें आप मिला लो, कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और RBI, ठीक है। और उसके बाद फुल स्टॉप डाल के कि दिस लोन इज लॉन्ग टर्म एंड कोलेट्रल फ्री, ठीक है। तो ये खास बात किसकी होगी, बैंक रेट की। बात समझ आई, ये क्या खास बात हुई, बैंक रेट की। मानो बैंक रेट चल रहा है 5%, बैंक रेट चल रहा है 5%, मतलब क्या हुआ भाई, ये SBI गया RBI के पास और क्या बोला इसने,
इसने बोला मुझे बोला कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपया दे दो, नहीं 10 करोड़ रुपये, है ना। इसने मुझे बोला 10 करोड़ रुपए दो भाई, लेकिन मुझे लंबे टाइम के लिए चाहिए, जल्दी नहीं अपने पास, अपने जल्दी नहीं दे सकते। तो जब वापस करना पड़ेगा तो ये 5% ऑफ 10 करोड़ मिला के इसको वापस करेगा। बात समझ आई? तो वो उसका इंटरेस्ट हो गया। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया वो क्या है 5%, और वही क्या कहलाएगा बैंक रेट। बात समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई। हाँ, तो क्या ये बैंक रेट कहाँ काम आता है भाई? ये बैंक रेट असल में काम कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बैंक रेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस बैंक रेट को किसके साथ जोड़ के रखा था? वो एनडीटीएल वाली पेनल्टी के साथ। याद है कि आप अगर एनडीटीएल फोर्टनाइट में मेंटेन करके नहीं रखोगे, तो अगर आप पहली बारी मेंटेन करके नहीं रखते हो तो क्या लिखवाया था कल मैंने? क्या लिखवाया था? बैंक रेट प्लस 2%। ये जो आगे वाला परसेंट है ना, आप ये बात समझो, ये जो आगे वाला परसेंट है ना, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि अभी आपने घर जाके गूगल किया तो इसका रेट बदल भी सकता है। अब ये मत समझना कि अब मैंने बोर्ड पे ये लिखा था तो गलत हो गया। गलत कुछ नहीं होता, ये तो क्या फैक्चुअल चीज़ है ना। बोर्ड पे तो हर दूसरे तीसरे महीने चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसको आप ध्यान में मत रखो। ध्यान में बस क्या रखो कि एनडीटीएल ना मेंटेन करने पे फोर्टनाइट पे जो पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी को किसके साथ जोड़ के रखा है? बैंक रेट के साथ। बात समझ आई? जैसे आपने पहले फोर्टनाइट में उसको मेंटेन नहीं किया, ठीक है, तो 2% हो गई प्लस जो उस बार का बैंक रेट चल रहा होगा। तो दूसरी बार जब आपने मेंटेन नहीं किया तो जैसे 5% कर दिया आप उसको, और प्लस बैंक रेट, जैसे उस टाइम 5% चल रहा हो 10% की पेनल्टी लग गई। बात समझ आ रही है? बस इतना इसका समझने की बात है, ठीक है। कोलेट्रल मतलब जो अभी कोलेट्रल समझ आ जाएगा जब अभी रेपो रेट बताऊंगा ना, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। कोलेट्रल मतलब इस पैसा लेने के बदले आपने जो भी कुछ गिरवी रखना था उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये बैंक रेट एक्चुअल में काम कहाँ आता है कि आरबीआई के जो एनडीटीएल जो आप मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, क्या नहीं मेंटेन करोगे? सीआरआर एसएलआर अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, तो उसका जो पेनल्टी है उसको बैंक रेट के साथ जोड़ा होगा, ठीक है। तो अपने आप आपको उतनी पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये बैंक रेट समझ आ गया। और ये अलग अलग क्यों रखा है? एक फोर्टनाइट पे, 2 फोर्टनाइट पे, है ना। हाँ, जैसे आप थोड़ी शरारत करते हो तो टीचर क्या बोलता है? हेड डाउन करके लेट जाओ, है ना। फिर थोड़ी ज़्यादा शरारत तो क्या? हाथ खड़े करो, है ना। फिर उससे ज़्यादा आपने कोई पाप कर दिया तो फिर डायरी पे नोट, है ना, जाओ घर से साइन करा के लो, है ना। तो वैसे धीरे धीरे करके, सीधा नहीं, पहले एक कोई गलती की तो ये, फिर है ना, लास्ट में आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करोगे तो फिर और ऊपर से सख्ती आएगी, है ना। उसको हम देखेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में कैसे होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया हमने? बैंक रेट पढ़ लिया। अब आओ ये एलएफ, और एलएफ में पहली चीज़ क्या है? रेपो रेट। बस ये वाली चीज़ को आपको पकड़ के रखना है, बाकी जितना भी पढ़ा वो तो ऐसा ही है फालतू का। काम की चीज़ क्या है? ये रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या कहलाता है? पॉलिसी रेट। रेपो रेट क्या कहलाता है? पॉलिसी रेट। अभी मानो कि वापस से हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एसबीआई है, वापस से मान लिया यहाँ पे क्या है? आरबीआई। मानो एसबीआई के पास कुछ पैसों की कमी होगी, उसको अर्जेंटली कोई पैसा चाहिए, है ना, अर्जेंटली उसको पैसा चाहिए। आप दिमाग में ये भी सोच सकते हो, सर क्या आप ऐसे बोले जा रहे हो, ये कहाँ से एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है? एसबीआई के पास तो खुद ही इतना पैसा है ना। पढ़ सकती है ना भाई, बैंक का पैसा सारा घूम रहा होता है लोन में, है ना। एनपीए हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, है ना, बैंकों का मर्जर करना पड़ जाता है, बैंकों के पास पैसों की कमी होती है ना। तो क्या बैंक को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन क्या है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म का उसको अगर लोन लेना है, मानो कितना? 14 दिन का। फॉर एग्जांपल 14 डेज़ के लिए एसबीआई गया आरबीआई के पास कि मुझे कुछ उधारी में पैसा दो 14 दिन के लिए, आप मुझे 100 करोड़ रुपया दे दो, आप मुझे 100 करोड़ रुपया दे दो उधारी में 14 दिन के लिए, और इस 100 करोड़ के बदले मैं इधर जो है कुछ
सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, कोई और बॉन्ड हो सकता है, वो आपके सामने गिरवी करवाता हूँ एज कोलेट्रल, उसके बदले आप मुझे 100 करोड़ रुपए यहाँ पे दे दो शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस रेट पे दिया जाएगा उसको क्या बोलोगे आप? रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट का क्या मतलब होता है? रीपरचेज अग्रीमेंट इसका मतलब होता है। क्या होता है? रीपरचेज अग्रीमेंट। क्यों? एसबीआई ने अपनी ये जो G-Sec बॉन्ड यहाँ पे गिरवी करवाया है, ठीक है, वो उसको वापस छुड़वानी है ना, यहाँ पे थोड़ी छोड़ देगी। ये जब ये छुड़वाने वापस आएगी तो जो जिस रेट पे रीपरचेज इसने किया है ना, वो परसेंटेज क्या कहलाएगी? रेपो रेट। अब उसको आप ये बोलो कि एसबीआई ने जिस परसेंटेज पे रीपरचेज किया या जिस परसेंट पे इसने सेल किया, एक ही बात होगी, वो एक ही रेट हुआ ना, एक ही रेट हुआ, उसको आप क्या बोलोगे? रेपो रेट। बात समझ आ रही है? पक्का? तो रेपो रेट का क्या खास बात है? रेपो रेट की खास बात है कि एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसमें आपको यहाँ कोलेट्रल जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको जो है कुछ उधारी में पैसा मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रेपो रेट की क्या भाई, इधर जो उधारी में G-Sec आपने इशू कराई है वो क्या नहीं होनी चाहिए? SLR कोटा वाली सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। घूम फिर के आ ही जाएगी, आपको कहीं ना कहीं MCQ में परेशान करेगी, ठीक है, आई बता रहा हूँ ना। मतलब क्या हुआ? SBI ने उधारी में पैसा लिया RBI से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी वो SLR कोटा वाली सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब वापस से याद करो, यहाँ क्या था? CRR और SLR। CRR में क्या था? कैश में। SLR में क्या था? गोल्ड, फिर कैश, फिर शेयर बॉन्ड। अभी जो उसने SLR वाले कोटा में अपने शेयर बॉन्ड खरीद के रखे हैं ना, वो यहाँ से उठा के यहाँ गिरवी रख के रेपो रेट में पैसा नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था ना, कल आप पूछ रहे थे कि वो गोल्ड कौन सा है, ये वो बात हुई थी, अगर बैंक के पास कुछ अपना पैसा था तो फिर बैंक के पास पैसा इज लाइबिलिटी, है ना, तो खुद का मुनाफे वाला पैसा भी उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। खुद के मुनाफे वाले पैसे से उसने अगर कोई और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी हुई है, अलग से रखी है, वो SLR कोटा वाली नहीं है, उसको उठा के वो यहाँ पे गिरवी करके उसके बदले लोन ले सकता है। SLR कोटा वाली सिक्योरिटी यहाँ नहीं रख सकते। बात समझ आई? तो बिना SLR कोटा वाली सिक्योरिटी पे जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको RBI पैसा देगा उधारी पे, उस रेट को क्या बोलोगे? रेपो रेट। बात समझ आई? अब इस रेपो रेट को क्यों इतना मैं गुणगान कर रहा हूँ, क्या कि भाई ये पॉलिसी रेट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? RBI को जब भी कभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो वो सिर्फ रेपो रेट को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, और बाकी चीज़ें उसके मुताबिक उससे एडजस्टेड हैं और वो अपने आप चेंज हो जाती हैं। ऐसा चलता आ रहा था, ठीक है, ऐसा चलता आ रहा था, अभी नहीं है, बता रहा हूँ, ऐसा चलता आ रहा था कि जैसे रेपो रेट है तो रिवर्स रेपो रेट उससे 50 बेसिस पॉइंट कम होगा या 100 बेसिस पॉइंट कम होगा, और बैंक रेट उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे करके कुछ एक उन्होंने इक्विलिब्रियम बना रखा था, ठीक है। लेकिन वो चेंज क्यों किया अभी हम समझेंगे। अभी बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर कहीं मैं बोलूँ 50, आप अखबार उठाओगे, वहाँ लिखा होगा कि शक्तिकांत दास बोल रहे हैं कि हमने रेपो रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया या 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज किया, तो मतलब क्या होता है उसका? कितना परसेंट? 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 0.5%, है ना, और 100 बेसिस पॉइंट मतलब हो जाता है 1%, है ना। बात समझ आई? तो बेसिस पॉइंट अगर लिखा होगा तो क्या होगा? 0.5%, और 100 बेसिस पॉइंट लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? 1%। बात समझ आई? पक्का? तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? रेपो रेट। इसमें क्या यूज़ नहीं कर सकते आप? SLR कोटा वाली सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर सकते। कहीं और से खरीद कर रखी है तो आप इसमें जाओ और उधारी में पैसा ले लो। बात समझ आई? अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ आप पढ़ते रहना, वैसे ज़रूरी नहीं होता। समझने के लिए क्या है भाई, यहाँ पे जो पैसा मिलता है ना, उसका कोई RBI हर बारी उसका अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आज भूख लग रही है, समोसे खाने हैं, तो शॉर्ट टर्म में पैसा लेने के लिए, ऐसा नहीं, समझ रहे हो। कोई बहुत ह्यूज सम पैसा चाहिए तभी ये उधारी में पैसा मिलता है, ठीक है। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो RBI, हाँ जैसे मतलब
अब ये है पुराना है या नया है मुझे पता नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 करोड़ होता है और 1 करोड़ होता है इन केस ऑफ MSF, ठीक है। पुराना डेटा है, अब नया है या नहीं है मुझे पता नहीं, ठीक है। लिख लो अगर लिखना है तो मिनिमम अगर आपको 5 करोड़ रुपया मिनिमम आपको उधारी में चाहिए तभी आपको रेपो रेट वाली विंडो से मिलेगा, ठीक है, उससे कम नहीं, ठीक है, बात समझ आई। तो इस पूरे चीज़ को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। तो इसका उल्टा क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। इसका उल्टा क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो उल्टा समझाऊंगे, यहाँ आ जाएगा समझ खुद ही। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो गया भाई, इधर हो गया आपका SBI और इधर आ गया आपका अब RBI। SBI के पास पैसा बचा है और कोई उधारी में लेके नहीं जा रहा, ठीक है। SBI के पास पैसा है, लोग डिपॉजिट करा रहे हैं, लोन में लेने के लिए कोई आ नहीं रहा, ठीक है। फिर वो आपने देखा होगा गली मोहल्ले में छाता लेके बैठे रहते हैं ना, लोन मिला हमसे लोन ले लो, है ना, देखा है ना आपने, फ़ोन करते हैं आपको लोन ले लो हमसे, कोई लोन नहीं ले रहा होता है। फिर SBI के पास पैसा बचा है तो वो क्या सोचती है कि मैं RBI में कुछ डिपॉजिट करा देता हूँ भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो अगर कोई बैंक RBI में अपना पैसा जमा कराए तो उस पर जितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको आप क्या बोलते हो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि अगर एक्सेस मनी बैंकों के पास जो पड़ी है वो RBI में जब जमा कराते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। बात समझ आई, पक्का, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, हाँ, शायद मेरे ख्याल से अभी का करंटली जो रेपो रेट चल रहा है कितना हुआ है अभी, 5.90 हो गया मेरे ख्याल से, है ना, लेटेस्ट वाला 28 अक्टूबर को जो चेंज हुआ था, है ना। और रिवर्स रेपो रेट शायद कुछ 3.5 के आसपास ही, कितना है, 3.35 है या 3.4, एक बार चेक करो ज़रा कितना चल रहा है। थ्री 3.35 ही है ना, ठीक है, 3.35 चल रहा है अभी, ठीक है। रेपो रेट कितना चल रहा है, 5.90, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35, और बैंक रेट को गोली मारो, CRR कितना चल रहा है, 4.5 है मेरे ख्याल से, और SLR 18% है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अक्टूबर की लेटेस्ट जो नया MPC ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चेंज की थी, ये नए रेट्स आए हैं, ठीक है। रेपो रेट कितना, 5.90, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR कितना 4.5% और SLR कितना 18%। इसको आप लिखो और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? नहीं, फिर 1 मिनट रुको। हाँ, आप बताओ क्या? RBI को अगर उधार में पैसा चाहिए, RBI को यार उधारी में वैसे पैसा चाहिए नहीं होता है, चलो ऐसा भी आप दिमाग में रख लो, ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। RBI को उधारी में पैसा चाहिए तो बैंकों से ले लिया, या फिर बैंकों के पास एक्सेस पैसा है तो RBI में रख दिया। वैसे RBI के पास ज़्यादा ही पैसा होता है, ठीक है। किसी ऐसी कंडीशन में उसको लगे कि बैंकों के पास पैसा बचा है, कहीं से मिल रहा है, तो RBI यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो RBI होती थी वो सिर्फ रेपो रेट को चेंज करती थी और बाकी रेट जो उसके साथ मिले हुए होते थे, ठीक है, बाकी रेट उसके साथ लिंक्ड होते थे, ठीक है। लेकिन पहले क्या है ना, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में ना 1% का डिफरेंस होता था कुछ, ठीक है, ठीक है, 1% का डिफरेंस होता था पहले क्या होता था, जैसे 5.90 रेपो रेट है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, 4.90 है ना,
4.90। लेकिन अब ये इतना कम क्यों कर दिया है? अब ये इतना कम इसलिए कर दिया, मैंने पिछली बारी भी आपको बताया था, है ना, याद है आपको? पिछली बारी मैंने आपको क्या बताया था? क्योंकि इसका रेट जब ज़्यादा होता था ना, रिवर्स रेपो रेट का, तब बैंकों के दिमाग में आरबीआई ऐसा कहता था कि बैंक ऐसा सोचते हैं कि अगर ठीक है कोई लोन में पैसा मेरे से नहीं भी ले रहा है तो मैं आरबीआई में जाके जमा करा दूंगा भाई, कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, है ना। तो जो एंथुजियाज्म उनके अंदर होना चाहिए लोन देने के लिए, जितने उनको प्रयास करने चाहिए, एफर्ट करने चाहिए, बैंक उतने एफर्ट नहीं करता है, तो मैं इनका रेट कम कर दूंगा ताकि मेरे पास कम पैसा जमा कराएं अब। ठीक है, बात समझ आई? इसीलिए ये जो बीच का डिफरेंस होता था ना, ये अब बढ़ा दिया। देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। रेपो रेट 5.90, 6% के आसपास हो रहा है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35 है सिर्फ। ठीक है, बात समझ आई? आपको समझ आ रही है? ठीक है, और क्या समझाने वाली बात है? और हाँ ठीक है, ये समझ आ गया ना कि रेपो रेट और इसका डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, पिछली बारी जब मैं यहाँ क्लास ले रहा था उस टाइम इतना ज़्यादा रेपो रेट नहीं था, 5.90 हो गया। पिछली बार शायद 4 साढ़े 4 के आसपास था कहीं, है ना। और ये रेपो रेट इतना अचानक से क्यों बढ़ा है? अब वो इन्फ्लेशन हो गया है ना। अभी इसको इन्फ्लेशन से जोड़ेंगे क्या? रेपो रेट समझ लिया, रिवर्स रेपो रेट समझ लिया, है ना, बैंक रेट समझ लिया। तो रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? वही सेम CRR वाला कॉन्सेप्ट। रेपो रेट को अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो रेपो रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज, है ना। रेपो रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज। रेपो रेट को इंक्रीज किया, बैंक कम यहाँ से उधारी में पैसा लेंगे, कम पैसा लेंगे, कम आगे लोन में देंगे। ठीक है, कम लोन में देंगे तो जो बंदा सोच रहा होगा कि अब मैं बाइक खरीदूंगा, वो बाइक नहीं खरीदेगा, अपने आप जो डिमांड थी कम हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है ना। तो अगर महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। पहले रेपो रेट ज़्यादा होता था, कोविड के टाइम ऐसे होता होगा इसका ग्राफ, पहले ज़्यादा, कोविड के टाइम नीचे आ गया, है ना। जैसे मानो पहले होगा 5% के आसपास, कोविड के टाइम मानो 3.5% के आसपास आ गया, है ना। मंदी थी, नीचे लाना पड़ा, है ना। और फिर उसके बाद अब इंक्रीज हो गया तो फिर अब ऊपर चढ़ गया, है ना, 5.90 हो गया इन्फ्लेशन। ठीक है, कोविड के टाइम रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट कम किया और अभी इन्फ्लेशन हो गई तो रेपो रेट बढ़ा दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है, सब समझ आ गया। तो इन्फ्लेशन के से लड़ने के लिए कैसे रेपो रेट का हम इस्तेमाल करेंगे, वो बात समझ आ गई। चलो ठीक है, और क्या बताऊं अब क्या है अगला? MSF, है ना। MSF देखते हैं। आ जाओ, MSF, है ना, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या भाई? लिखो, स्पेशल विंडो है, एक स्पेशल विंडो। स्पेशल विंडो है किसके लिए? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए एक स्पेशल विंडो है जहां से जाके वो उधारी कर सकते हैं। बात समझ आई भाई? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है? RBI का RBI एक्ट, कौन सा? RBI एक्ट ऑफ 1934 के जो एक्ट है, ठीक है, उसके शेड्यूल नंबर 2 में जिन जिन बैंकों का नाम है उन सब बैंकों को क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अभी ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, प्राइवेट बैंक कौन सा होता है, कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है, प्राइवेट बैंक कौन सा होता है, ठीक है, फॉरेन बैंक कौन सा होता है, आगे चल के बैंकों की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा MSF को पकड़ने के लिए क्या याद रखना है? स्पेशल विंडो जहाँ से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? MSF। ठीक है, और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से हैं? जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 की लिस्ट में जिन जिन बैंक का नाम होगा उनका वो कौन से कहलाएंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अभी MSF क्या है?
कि भाई मानो एसबीआई आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना। एसबीआई गया आरबीआई के पास, पैसा दो, पैसा चाहिए उधारी में, लेकिन रखने को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, है ना। शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए लेकिन रखने के लिए कोलेट्रल में मेरे पास भाई एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी नहीं है। एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी छोड़ के कोई और सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी छोड़ के कोई और सिक्योरिटी होती तो कौन सी विंडो थी? रेपो रेट वाली। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने एसएलआर कोटा वाली जो सिक्योरिटी है, एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी को यूज़ करके उनको एज ए कोलेट्रल रख के अगर पैसा उठाएं तो उस वाली विंडो को क्या बोलेंगे? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ आ गई डिफरेंस? रेपो रेट और MSF में डिफरेंस समझ आया। लेकिन भाई MSF में अगर आपको SLR कोटा वाली सिक्योरिटी रखने की को दे रहे हैं तो इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रेपो रेट से तो ज़्यादा ही रखेंगे कुछ, है ना। तो अभी आप चेक करोगे ना, तो अगर 5.90 रेपो रेट का है तो डिपेंड करता है भाई, इसके आसपास ही होगा, कहीं 6% के आसपास ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। ज़्यादा क्यों होगा भाई? स्पेशल विंडो से आपको SLR कोटा वाली सिक्योरिटी यूज़ करने दे रहे हैं, रिस्क ज़्यादा है ना। रिस्क जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगा, सही बात है ना। जैसे शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, है ना। वैसे यहाँ पे जिधर रिस्क ज़्यादा उधर इंटरेस्ट भी ज़्यादा। तो समझ आ गया क्या हमको? रेपो रेट समझ आ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ आ गया, बैंक रेट समझ आ गया, MSF समझ आ गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक सब समझ आ गया? एक बार ही देखो जो पढ़ा है। समझ आ रहा है ना आपको? यही आपके नोट्स हैं भाई, ठीक है। ये नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। खुद को समझ आने चाहिए अपने नोट, ठीक है। किसी को और को नहीं दिखाने होते हैं। खुद को समझ आ रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। मैंने बोला जैसे कि बताता हूँ, एग्जाम्पल सोचने दो। जैसे आप बोलते हो मैंगो जूस, है ना, मैंगो जूस। लेकिन अगर आप फ्रूटी बोलते हो या माज़ा बोलते हो तो क्या हो गया? माज़ा कंपनी ने बनाई तो माज़ा, अगर फ्रूटी ने बनाया तो फ्रूटी, लेकिन है क्या? मैंगो जूस। वैसे ही बॉन्ड क्या है? मैंगो जूस, मतलब ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर सरकार बना रही है तो क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बात समझ आई? किसने? बोरोइंग की। साथ ही साथ नहीं, मैंने बोला कि जो बॉन्ड वो देंगे वो जीसेक ही होते हैं। बात समझ आई? हाँ, कोलेट्रल ही है भाई। कोलेट्रल में मैंने कहा, कोलेट्रल में आपको वहां पे कुछ बॉन्ड रखने पड़ेंगे और उन बॉन्ड का नाम क्या है? जीसेक, ऐसे बताए। बात समझ आई? कोलेट्रल में आपको कुछ उधारी पे रखना है, गिरवी रखना है, मतलब वहां पे कोलेट्रल में जो गिरवी में रखा है वो क्या होते हैं? बॉन्ड। यूजुअली बॉन्ड ही रखते हैं, ठीक है। हर कोई बैंक, हाँ, सब निकाल सकते हैं बॉन्ड। मैं भी निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकते हैं। बॉन्ड में क्या है? बॉन्ड क्या है? उधारी लेने का एक तरीका है, ठीक है। दो तरीके से आप उधारी ले सकते हो, शेयर निकालो या बॉन्ड निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी होता है,
ऐसे थोड़ी। अभी कल को रेपो रेट में एसबीआई क्या बोलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है रखने को, तो मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनको गुलाम बना लो। ऐसे थोड़ी होता है क्या, मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे एम्प्लॉय गुलाम आपके। भाई ये बताने का तरीका क्या होता है कि बॉन्ड में यहाँ पे काम होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास होती ही होती है, तो जब आप उधारी में रखोगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही देते हो, ठीक है, बात समझे। अभी मानो कि मेरे पास एसएलआर में, मानो एमएसएफ वाले कोटा से मेरे को शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसा लेना था, ठीक है, ऐसे उसके पास कोई सिक्योरिटी बची नहीं है, एसएलआर कोटा वाले से लेना चाह रही है, मानो उसने एसएलआर कोटा में भी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, लिक्विड है ना एसएलआर, मानो उसने उसमें कैश रखा है और गोल्ड रखा है, उससे कैसे काम बनेगा आप बताओ। गोल्ड अगर वो गिरवी रख देगा उसका प्राइस तो फ्लक्चुएट हो जाएगा ना, फिर कैसे आपको समझ आएगा कि कितना इंटरेस्ट बना, कैसे बना, वो तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो गया। बॉन्ड में तो लिखा है ना कि कितने का है, कितने का क्या हिसाब है भाई, उस हिसाब से इजी है, जो इजी पड़ेगा वो उसको यूज़ किया जाएगा। वही हमने स्टार्ट ही इससे किया था, एवोल्यूशन ऑफ मनी। क्यों भाई, जो चीज़ इजी होगी उसको यूज़ की जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ, और कोई डाउट? जैसे आपने बताया कि जैसे ये G-Sec जो बॉन्ड्स हैं, G-Sec बॉन्ड्स भी जैसे आपने बताया कि 1 लाख तो उसमें 10% 10 सालों के लिए फिक्स किया गया है, तो मतलब सर वो जो 1 लाख है वो मतलब 10 सालों के बाद वो 1 लाख ही वापस मिलेगा, तो उसमें कुछ फायदा भी मिलेगा? जो 10% वाला है वही तो बताया था ना आपको, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ, तो 10,000 रुपये आपको सालाना मिलता रहेगा। पहले साल आपको 10,000 रुपये मिला, दूसरे साल कितना मिला, है ना, कितना, 10% आपको मिलेगा 1 लाख 10 साल के लिए, तो हर साल जितना इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट आपको सालाना मिलता रहेगा, और फाइनल जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगा, पूरा खत्म होगी बात। मतलब 2 लाख वापस बरामद होगा? हाँ 2 लाख वापस बरामद हुआ, लेकिन जो मिलने का प्रोसेस था वो ये था कि 10-10-10 करके आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट 10वें साल पे वापस मिल जाएगी, ऐसे काम करता है। बात समझ आ गई? हाँ, अभी ऐसा हो कि बॉन्ड आपने ले लिया, 1 लाख रुपए दे दिया, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और 2 लाख रुपए आपको मिले 10वें साल में ही, तो क्या फायदा हुआ फिर आपको खरीदने का? आपका तो पैसा फंस गया उल्टा 10 साल के लिए कहीं पे, है ना। 10 साल के लिए बेशक आपको उसके बाद 2 लाख रुपए मिले, लेकिन आपका पैसा फंस गया कहीं पे, समझ रहे हो। तो कुछ आपको दिखना भी तो चाहिए, कुछ मेरे को मुनाफा हो रहा है तो कहीं से तो आपको उसका इंटरेस्ट तो कम से कम जो है मिलता रहेगा। बात समझे? और कोई डाउट? देख लो, 2 मिनट लो, एक बार ही समझ लो उसको जो बताया। इस बुक में स्टार्ट करते ही आपको जीडीपी वाला चैप्टर मिलेगा, ठीक है। ये जीएनपी, जीपी, जीवीपी और जीएनआई ये सब लिखा होगा, है ना। इसको मत पढ़ना अभी, है ना, आगे चले जाना। जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसको खोल लेना। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप जाते ही पहले जीडीपी पढ़ो, ठीक है। समझ नहीं आएगा आपको, कैसे समझ आएगा? जीडीपी में 100 चीज़ें बोलेगा कि ऐसा है ऐसा है, आपको पहले समझ ही नहीं आएगी। ये समझ आ गया आपको? पक्का सबको समझ आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, एलएसए हो गया, क्या चीज? नहीं, वो तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी नहीं बता रहे इतना जल्दी। अभी वहां तक पहुंचने के लिए पहले समझ आना चाहिए आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट, समझो उसको। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मानो ये बैंक है और मानो ये क्या है? आरबीआई। पहले आप बात समझो, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, क्या बताना है। मैं तब से ये चीज बोल रहा हूं कि सीआरआर कम करेंगे, एसएलआर कम करेंगे, वहां पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। असल में ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। असल में ऐसे काम क्यों नहीं करेगा, समझो।
मानो कि बैंक ने, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि CRR कम करेंगे, SLR कम करेंगे, रेपो रेट कम करेंगे, एक्चुअल में वो वाला जो रिजल्ट है ना आपको नीचे दिखेगा नहीं, मतलब ये मार्केट में आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा समझो, क्योंकि भाई इंडिया में बैंकों का जो प्राइमरी सोर्स है पैसे का वो क्या है, वो तो लोग है ना। बैंकों का जो प्राइमरी सोर्स है पैसा आने का वो क्या है वो डिपॉजिटर, है ना। बैंकों का प्राइमरी सोर्स पैसा आने का क्या है, डिपॉजिटर, और डिपॉजिटर का जो पैसा आ रहा है उसको उसने लोन में दिया है ना, ठीक है। तो ये तो रेपो रेट का मतलब क्या है, रेपो रेट का मतलब होता है उधारी वाला पैसा, है ना। अगर बैंक उधारी वाला पैसा नहीं भी यूज करे, ये सब नहीं भी करे, है ना, तो भी ये वाला साइकिल तो उसका चल ही रहा है ना, ये वाला साइकिल तो उसका चलेगा ही ना, ये यहाँ पे, है ना। तो उतना ज्यादा तेजी आपको इफेक्ट नहीं दिखेगी। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझ आ रही तो समझो भाई कैसे। भाई बैंक मैं आपको क्या कह रहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी, कि आप CRR कम कर दोगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी, CRR कम करोगे ज्यादा, CRR आपने बढ़ा दिया, SLR आपने बढ़ा दिया, रेपो रेट, ये वो सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर बैंक के पास जो सारा पैसा आ रहा है वो डिपॉजिटर का आ रहा है, तो फिर भाई रेपो रेट बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बैंक को, है ना। क्यों नहीं पड़ेगा, वो तो तब पड़ता फर्क कि जो उसने उधारी में पैसा लिया था वो कहीं पे लोन में दे रहा है, वहां कुछ इफेक्ट दिखा सकता है। प्राइमरी लोन्स जो है वो उसके वो तो डिपॉजिटर वाले पैसों से चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेपो रेट का। तो इंडिया के सिनेरियो में, इंडिया में ऐसा होता था कि अगर आप रेपो रेट बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो, उसका रिजल्ट मार्केट में जल्दी से नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी बेस बैंकों का क्या है, डिपॉजिटर। जबकि इसके दूसरे केस में आप चले जाओ अमेरिका, है ना, वहां का जो बैंक होगा और वहां का जो फेडरल बैंक होगा, एक फेडरल बैंक होगा ना, फेडरल बैंक, वहां के फेडरल बैंक अगर अपना रेपो रेट और पॉलिसी रेट वहां का जो भी होगा, जो भी नाम से बोलते होंगे, उस पॉलिसी रेट को जैसे भी चेंज करेगा ना, उसी टाइम उसी दिन यहाँ से चेंज किया, नोटिफिकेशन आई, उसी टाइम यहाँ पे मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल। बात समझ आई क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका में लोग पैसा बैंक में जमा ही नहीं कराते, ठीक है। ये तो इंडिया वालों की आदत है बैंक में पैसा जमा कराना, है ना। कैसे? इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है। कैसे भाई, कुछ पैसा आप बैंक जो सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है ना। आप इंडियन मेंटेलिटी हर चीज़ में ऐसे ही, जैसे आपको तैयारी करने से पहले घर वालों ने क्या बोला होगा, अरे UPSC वो तो बड़ा मुश्किल है, तुम ये वाली डिग्री कर लो, इसके साथ वो वाला पेपर दे दो, है ना। होता है ना, अभी भी बोलते रहेंगे जब तक आपका निकलेगा नहीं, है ना। सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो USA में ऐसा नहीं है, एक तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अमीर लोग हैं, ठीक है, गरीबी है नहीं, तो उनको पता है भाई बैंकों में पैसा रख के कोई फायदा नहीं है, कहीं बाहर लगाएंगे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, है ना, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बैंकों में पैसा वो रखते नहीं है। बैंकों में पैसा नहीं होगा तो बैंक जो मार्केट में लोन में पैसा देता है ना, वो खुद फेडरल बैंक से उधारी पे लाया होता है ना। मतलब वहाँ पे रेपो ऑपरेशन वाला जो पूरा साइकिल है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर खोलोगे और आप पढ़ोगे कि फेडरल बैंक जो है अमेरिका, उसने अपने पॉलिसी रेट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया, तो उसी टाइम उसी दिन यहाँ पे आपको मार्केट में फर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंकों के पास डिपॉजिटर सिर्फ एक आध बंदा है। यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, देखो जितनी लाइनें मारे, एक बंदे के 3-3 अकाउंट, है ना। बात समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ऐसे तो मैं आपको बोले जा रहा हूँ ये रेपो रेट का मतलब होता कैसे है वो समझो, है ना। तो यहाँ पर होना आसान है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है डिपॉजिटर नहीं है, यहाँ पर बैंक खुद यहाँ से पैसा लेकर आगे मार्केट में घुमाता है। यहाँ इजी है कंट्रोल करना फेडरल बैंक का पॉलिसी रेट से इन्फ्लेशन को। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। तो इंडिया में अगर मुश्किल है तो फिर क्या करना चाहिए, तो आप समझेंगे इसको कि क्या क्या हो सकता है और क्या किया जाए, ठीक है।
देखो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ की तरफ जाना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ, ठीक है। तो वहाँ तक जाने के लिए पहले कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्या ये जो हम सोच रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअल में क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी है ना। वो क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी, सेंट्रल बैंक की। क्या मॉनेटरी पॉलिसी हो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके, है ना। बैंक करे तो क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार करे तो क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, है ना। सरकार अगर कुछ कंट्रोल करे मार्केट में तो क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। अगर बैंक करे तो क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आप देखो इंडिया में बड़ी सारी दिक्कतें थी कि ऊपर से बैंक कुछ भी करता रहे, नीचे उसका असर नहीं दिखता था बिल्कुल भी, ठीक है। नीचे उसका कोई भी असर नहीं दिखता था। क्यों, क्या चीज़, क्योंकि रेपो रेट का फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि इंडिया में क्या है ना, एक तो आपको मेजर चीज़ मैंने बता दी कि यहाँ पे जो डिपॉजिटर है वो बैंक का बेस है ना। बैंक का बेस क्या है, बैंक का बेस है डिपॉजिटर। दूसरा क्या हो रहा था भाई, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग थी ना वो खराब थी, ठीक है। इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग थी वो खराब थी। मतलब जो पुराने समय पे, पुराना समय मतलब ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं आपको डायरेक्टली आज की बात बता दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा वो रिफॉर्म क्यों लिया गया, है ना। मैं आपको आज बता दूं कि शक्तिकांत दास के समय में ऐसा ऐसा हो रहा है तो फिर बात नहीं समझ आएगी। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कमी क्या है और फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है ना, तभी तो आप आंसर लिख पाओगे ना। ये क्या है, ये जो मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको वो आपका मेंस का आंसर है ना, कि ये शॉर्ट फॉल्स थे उसके, उनको कैसे पकड़ा और फिर उसकी को कैसे उसको ठीक किया, है ना, ठीक है। तो शॉर्ट फॉल क्या है कि भाई बेस जो है वो लोग हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में गड़बड़ी है। क्यों, अभी आप मोटे मोटे तौर पे समझ लो कि पहले क्या हो रहा था कि हम किसको यूज़ कर रहे थे, WPI इन्फ्लेशन को, ठीक है। किसको यूज़ करते थे, WPI इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने WPI लिख दिया। थोड़ी देर के लिए साइड में दिमाग में इतना सा फिट करो कि इन्फ्लेशन, महंगाई दो तरीके से नापी जा सकती है ना। दो तरीके से महंगाई नापी जा सकती है। कैसे भाई, जैसे आपकी हाइट है तो किसी को आप क्या बोलते हो कि इतना फीट मेरी हाइट है ना, इतने फीट इतने इंच, है ना। या आप क्या बोलते हो, इतने सेंटीमीटर हाइट है, आप बोलते हो इतने मीटर हाइट है ना। वेट इतना पाउंड, इतना केजी, ग्राम। तो भाई इन्फ्लेशन को भी नापने का तरीका, तो नापने के दो तरीके है ना, एक WPI और एक CPI, है ना। एक क्या हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक क्या हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आप दिमाग में बस इतना फिट करो कि इन्फ्लेशन को नापने के दो तरीके होते थे, एक होता है WPI और एक होता है CPI, ठीक है। अभी आप क्लास के बाद ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर ने CPI नहीं पढ़ाया था, सर ने WPI नहीं पढ़ाया था, यहाँ क्यों बताया। क्योंकि भाई इकोनॉमी में हर कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो मैं अब इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बैंकिंग की चीज़ें आएंगी, फिर बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें दूसरी चीज़ें आएंगी, है ना। तो अभी कोई तो एक टाइम आएगा ना जब आपको एक तो थोड़ा साइड में रख के थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि उसके पास बाद में पहुंचे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन नापने के दो तरीके, और हम इसको टारगेट कर रहे थे, किसको, WPI को। जबकि बाद में कमेटी बनाई गई, क्या नाम था उस कमेटी का, ये आपकी बुक में लिया है, उर्जित पटेल कमेटी, है ना, UPC, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन। तो ये जो सारे सुधार किए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्यों किए जा रहे हैं, ये सुधार का समय स्टार्ट हो रहा है कब से, 2013 के आसपास से, ठीक है। 2013 के आसपास 2-3 कमेटियां बनाई जाएंगी, ठीक है। उसमें से एक कमेटी का नाम क्या है, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। उस टाइम ये क्या थे, डिप्टी गवर्नर थे, किसके, RBI के डिप्टी गवर्नर। उस टाइम गवर्नर कौन था, रघुराम राजन, है ना। रघुराम राजन ने अपने अंडर एक कमेटी बनाई, उर्जित पटेल कमेटी। उसको बोला भाई कि मैं जितना भी ऊपर से ट्राई करूँ ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, नीचे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं हो पा रही, आप कुछ मुझे रिकमेंडेशन दो जिससे क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है।
तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप देखो कि आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ना वो तो एक खराब है, आप WPI को उधर टारगेट कर रहे हो, इसको आप इसको टारगेट मत करो, आप इसको टारगेट करो। क्यों इसको टारगेट क्यों करो? अभी एक लाइन में लिख लो, क्या इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है और इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है। डिफरेंस बहुत सारे हैं, मेजर डिफरेंस, बात समझ आई? क्या डिफरेंस? कि CPI जो है वो होलसेल एरिया में जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो उन एरिया में महंगाई देख रहा है जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर नहीं है, उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के वो महंगाई नाप रहा है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें बाकी चीज़ें भी हैं और उसमें सर्विसेज सेक्टर भी है। और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा चीज़ है ना, 53% इंडिया का सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, टोटल इकोनॉमी का 53% जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी, तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो सबसे बड़े पोर्शन में अगर आप महंगाई नाप ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आप गलत महंगाई नाप रहे हो। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि भाई ये आप WPI हटाओ, CPI को लेकर आओ। उसमें भी CPI में 2-3 चीजें होती हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन। उसने बोला आप CPI ऑल इंडिया होता है ना, सबको मिला के CPI ऑल इंडिया निकालो, उसमें महंगाई को नापो, फिर आपको असल में पता चलेगा महंगाई कितनी होती है, ठीक है। तो ये पहली चीज कि यहाँ पर WPI नहीं, आप इसको CPI को यहाँ पे चालू करो नापना, ठीक है, ठीक है ना। फिर और क्या दवाई की जा सकती है इसकी? उन्होंने बोला कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन करो। क्या? फिस्कल कंसोलिडेशन। अभी ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं ना, ये आपको वर्ड यूज करने हैं मेंस के आंसर में, है ना। फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन लिखोगे तभी समझ आएगा चेक करने वाले को कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है ना। इसके बदले इसके आप पर्यायवाची यूज करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ आ रही है। इसके बदले आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये पढ़ने से टीचर को लगता है ना, समझ रहे हो, ये वर्ड होता है कोई आंसर में, कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स टीचर ढूंढता है, तो उसका एक कीवर्ड का नाम क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? भाई जो गलत आदतें पड़ी हैं सरकार की, अभी रिकमेंडेशन है, तो रिकमेंडेशन क्या होती है कि सिर्फ RBI के लिए नहीं है, कुछ सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि आप थोड़ा ऐसा करोगे ना तो ठीक रहेगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी। तो गवर्नमेंट को क्या बोला है कि भाई जो स्कीम सब्सिडी में आप पैसा जबरदस्ती का लगाते हो, स्कीम सब्सिडी जो लीकेज हो रही है उसमें से पैसे को आप रोको, ठीक है, उसमें से पैसे को रोको। बात समझ आ रही है? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि लीकेज को रोकना है, ठीक है। लीकेज को रोकने के लिए जैसे अब क्या दवाई की गई, जैसे जनधन आधार और मोबाइल, जैम बोलते हैं ना, जनधन आधार मोबाइल, है ना। जनधन अकाउंट खुलवाया गया, आधार से लिंक किया गया और मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया, है ना, ताकि जिसको टारगेटेड सब्सिडी मिलनी है उसी बंदे को पैसा उसी के अकाउंट में जाए। समझ आ रही है ना। इसीलिए ये लिंकिंग होती है ताकि जो बीच में करप्शन हो रहा है उसको रोका जा सके, है ना। तो फिस्कल कंसोलिडेशन करो, स्कीम सब्सिडी में पैसा वेस्ट मत करो, ज़्यादा आप गरीबों की भलाई के चक्कर में स्कीम तो चलाते हो लेकिन उसमें करप्शन में पैसा जो है वो सरकार खा लेती है, बीच में ब्यूरोक्रेट खा लेते हैं ना, वो उसको आप रोकने की कोशिश करो। प्लस ज़्यादा पॉपुलिस्ट जो स्कीमें हैं ना उनको लेके मत आया करो, है ना। ज़्यादा पॉपुलिस्ट स्कीमों से सरकार को तो वोट चाहिए तो वो तो नेक्स्ट ईयर जीत जाएगी, है ना, लेकिन RBI के ऊपर फिर दिक्कत पड़ती है, दबाव पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो पॉपुलिस्ट स्कीमें जो हैं उनसे आप थोड़ा बचो। अब ये रिकमेंडेशन है, इसीलिए RBI और सरकार की आपस में टकराव बना रहता है हमेशा। हमेशा RBI और जो गवर्नमेंट है उसकी आपस में टकराव रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जैसे आप मानो एक स्कीम है, क्या नाम है, मनरेगा, है ना, है क्या फुल फॉर्म होता है इसका? क्या एक का भी सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। एक का भी सुनाई नहीं दिया, एक बंदा बोलो ना जोर से। हाँ, है ना। तो एक्ट बना दिया,
एक्ट बनाए तो क्या बोला है कि क्या करेंगे इसमें हम, एक्ट में बोलते क्या है, क्या करेंगे, फिर नहीं सुनाई दे रहा, नहीं एक्ट का फीचर बताओ ना, इसमें क्या होता है, मनरेगा में क्या करते हैं, अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है पहले तो, है ना, पहले तो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड की जॉब है, फिर क्या क्या देते क्या है इसमें, 100 डेज की जॉब, 100 डेज, फिर हाँ रूरल एरियाज में। आप देखो ऐसे तो नोबल कॉज है ना, गरीब बैठा है कुछ काम करवा लो, उससे गड्ढा खुदवा लो, कुछ पैसा मिल जाएगा, है ना, लेकिन एक टाइप से आप देखो, क्योंकि ऐसा करने से फिर और ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आता है, बात समझ रही है, कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारी तरीके होते हैं। अगर आप थोड़ा सा काम करवा रहे हो, वैसे भी अनस्किल्ड जॉब होती है ना, जिसको कुछ नहीं आता उससे आप गड्ढा वड्ढा खुदवाते हो, ऐसा सारी मिनिस्ट्री मिल जाती है ना आपस में, जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री है, जैसे अभी आजकल क्या बन रहे हैं सरोवर बन रहे हैं ना, वो पॉन्ड्स बना रही है ना जल शक्ति मिनिस्ट्री, है ना, तो क्या चीज़, अमृत सरोवर, है ना, अमृत सरोवर जैसे बना रही है तो उसमें बुला लेंगे ये मनरेगा वालों को, लाओ यहाँ पर कुछ गड्ढा वड्ढा खोद दो, है ना, तो सारी मिनिस्ट्री आपस में मिली होती है, तो जितना ज़्यादा पैसा फिर लोगों के हाथ में जा रहा है उससे भी कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, होती है ना, जब अगर ये स्कीम नहीं थी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, अभी इतने सारे लोगों को आपने जॉब पे रख लिया, उस हिसाब से थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आप जो है कुछ स्कीम सब्सिडी में लीकेज को रोको, WPI को टारगेट करो। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हो ना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, क्या चीज़, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, क्या चीज़, आप ऐसा सोचते हो कि इन्फ्लेशन भी कम कर लेंगे, ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर देंगे, ऐसे बड़े सारे टारगेट एक साथ करते हो, है ना, हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन भी कम कर देंगे, ग्रोथ को भी बढ़ा देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा दे देंगे, है ना, यही होती है तीन चीज़ें, क्या, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इन्फ्लेशन कम रहे और ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, है ना, जो आप तीन चीज़ें पकड़ के चले हो ना, उससे काम नहीं बनने वाला, ठीक है, कोई एक चीज़ पकड़ो और उसके साथ रहो, है ना, जैसे क्या, जैसे आप UPSC के साथ बाकी एग्जामों की तैयारी करते रहोगे तो भाई फिर नहीं हो पाएगा, एक चीज़ को पकड़ो और उसके साथ लगन बना कर रखो, है ना, फेथ, क्या, अगर आप एक अटेम्प्ट देने के बाद मायूस हो जाओगे, यार अब कोई और दूसरा एग्जाम दे देता हूँ, फिर वापस नहीं आ पाओगे इधर, ठीक है, एक चीज़ को टारगेट करो और उसके साथ जो है उसी को टारगेट करो, आगे पीछे नहीं देखना है। तो क्या बोला इन्होंने, इन्फ्लेशन को टारगेट करो भाई, बस बाकी चीज़ें इसके साथ जोड़ के अपने आप ठीक हो जाएंगी, है ना, इन्फ्लेशन को टारगेट करो, क्या बनाएंगे हम बीच में, 2 से कितना, 2 से 6%, नहीं 2 to 6%, ऐसे होता है, 4 ± 2, है ना, 4 ± 2%, ये जो बैंड है ना भाई, इसके बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 2 to 6% के बैंड में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, 2% से कम भी नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन, 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को पकड़ो, हाँ, और इसको टारगेट करो, ठीक है। फिर RBI ने क्या बोला, फिर उर्जित पटेल ने और क्या बोला, उर्जित पटेल बोलते हैं कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे। उसने बोला भाई कि डिमांड साइड की जो चीज़ें होंगी ना, उनको तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, अभी भाई सप्लाई साइड वाली जो चीज़ें होंगी उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे इंडिया क्या है, मॉनसून इकोनॉमी है ना, मॉनसून इकोनॉमी है इंडिया, मॉनसून बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं है। आप ऐसे मत बोलना कि सर आपने तो बोला सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। मॉनसून बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, मॉनसून बेस्ड इकोनॉमी मतलब भाई एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से मॉनसून बेस्ड इकोनॉमी है ना, ठीक है, बारिश होगी तो फसल उगेगी, उस हिसाब से मार्केट में आएगी। अभी मानो कि बारिश ही नहीं हो रही है, मॉनसून नहीं आ रहा है, कोई इंसेक्ट लग गया, पेस्टिसाइड मतलब ऐसा कुछ, कोई पेस्ट लग गया, है ना, बॉलवर्म वगैरह आज ही आया है वो अखबार में, है ना, फसल ही खराब होगी। अभी उधर से फसल खराब हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, क्या मॉनसून में बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ गए तो मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसमें फिर सरकार को बीच में आना पड़ेगा। फिर पहली चीज़
दूसरी चीज़, मेजर चीज़ क्या होती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अभी जो हो रहा है वो क्या है, अभी जो हो रहा है वो क्या है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन है? नहीं है, वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन चल रही है। जो अभी इन्फ्लेशन इंडिया में हो गई है थोड़ी बहुत, वैसे तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले कम ही है, लेकिन जितनी भी आई 7% के आसपास चल रही है ना, 2 to 6 का बैंड क्रॉस कर दिया है ना। लेकिन कौन सी वाली है ये, सप्लाई साइड। उसने बोला भाई क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ते घटते रहेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, उसके हिसाब से क्रूड ऑयल इंडिया आपको पता है 90% तो इम्पोर्ट ही करता है, 85 to 90%, है ना। तो इतना इंपोर्ट करेगा हर चीज़ में, ये फिर क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, तो सब्जी का दाम अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना, वो बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, है ना। हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन तो लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे दाम बढ़ जाएंगे, तो इनको भी मैं नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है। तो मेजॉरिटी चीज़ क्या होती है, जैसे इकॉनमी में इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो मॉनसून बेस्ड वाली दिक्कत है, और एक क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ठीक है। कभी भी आप इन्फ्लेशन देखोगे तो इन्हीं से जुड़ी होगी, है ना। कभी भी इन्फ्लेशन देखोगे तो किससे जुड़ी होती है, मॉनसून की इकोनॉमी से या फिर क्रूड ऑयल से, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, बम्पर पैदावार हो जाती है ना, कभी कभी बम्पर पैदावार। फिर आपने टीवी लगाया आज तक, है ना, उसमें क्या दिखाएंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में लोगों ने टमाटर वो सड़कों पे फेंक दिए, और है ना, मतलब वो किया विरोध में, है ना, कि भाई ये तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, 2 रुपये किलो बिक रहे हैं, है ना, तो हम विरोध करेंगे, दिखाएं, हम सारे फेंक देंगे रोड पे, है ना। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी इन्फ्लेशन होती है तो क्या, प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, 200 रुपये किलो, फिर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, है ना, अफगानिस्तान वगैरह से इंपोर्ट, पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हो। तो दो चीज़ें होगी, मॉनसून इकोनॉमी और क्रूड ऑयल, ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बाकी मैं इधर से पूरी कोशिश करूँगा कि कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसा कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कमेटी को बनाना चाहिए, जिस कमेटी का नाम क्या होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक कमेटी को आप बनाओ, उसका नाम रखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उसमें क्या करो भाई, 6 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, क्या कमेटी, 6 मेंबर कमेटी, ठीक है। 3 बंदे तो भाई आरबीआई के होंगे, और 3 कौन से होंगे, 3 आप गवर्नमेंट बोलो, या 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट लिख दो, है ना, 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, और 3 जो होंगे वो आरबीआई के होंगे। इस आरबीआई में एक तो आरबीआई का गवर्नर होगा, 2 कौन होंगे, डिप्टी गवर्नर, 3 बंदे हो गए ना, 1 गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर, और इधर तो 3 बंदे नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो 6 बंदों की आप एक कमेटी बनाओ, हम आपस में मिलेंगे, और हमारा सोल पर्पस क्या है कि भाई हमें पॉलिसी रेट बताना है कि कितना होगा, ठीक है, रेपो रेट कितना बढ़ाएं कितना घटाएं, इन्फ्लेशन को कैसे काबू करें, इस कमेटी का वही काम है। इसका नाम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 3 बंदे किसके होते हैं, आरबीआई के, 3 बंदे किसके होते हैं, सरकार के। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन दे दिया कि ऐसा होना चाहिए। अब ये क्या है, कैसे, मतलब क्या है वो तो बता दिया, कैसे काम करती है, क्या क्या इसने हासिल किया, कैसे टारगेट इसने अचीव किए हैं अभी तक, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक, सब समझ आ गया, कोई डाउट है तो बताओ।